जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम लोग केवल उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये दूसरी पार्ट है, यानी अगर आपने इससे पहले के पार्ट को नहीं देखा है या इससे पहले की वाली क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप पहले वाली क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि मयूर शर्मा ने किस वंश की स्थापना की? ए है चोल, बी है चेर, सी है कदम और डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कदम। मयूर शर्मा ने कदम वंश की स्थापना की। बात करते हैं कदम वंश के बारे में। तो कदम वंश जो है ये दक्षिण भारत में कर्नाटक का एक वंश था जिसकी स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है, रंगीन ग्रेवेयर संस्कृति किस काल की थी? रंगीन ग्रेवेयर जो संस्कृति थी ये किस काल की थी? ए है ऋग्वैदिक काल, बी है उत्तर वैदिक काल, सी है ताम्र काल, डी है मौर्य काल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल। रंगीन ग्रेवेयर संस्कृति उत्तर वैदिक काल की संस्कृति थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता में दावात के निशान कहाँ मिले? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी चनहूदड़ो। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चनहूदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में दावात के निशान चनहूदड़ो में मिले। चनहूदड़ो जो है यहाँ पे मनके बनाने के कारखाने और काजल आदि ऐसे कई प्रकार के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए बात करें प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है कि महेंद्र आदित्य की उपाधि किसने धारण की? महेंद्र आदित्य की उपाधि किसने धारण की? ए है स्कंदगुप्त, बी है कुमारगुप्त, सी है समुद्रगुप्त, डी है चंद्रगुप्त प्रथम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। महेंद्र आदित्य की उपाधि कुमारगुप्त ने धारण की। कुमारगुप्त के बारे में बात करें तो कुमारगुप्त जो था ये गुप्त वंश का शासक था और इसने महेंद्र आदित्य उपाधि धारण की थी और कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो अगर आपसे कहीं पे यह प्रश्न पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी तो कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। और प्रश्न नंबर 5 कहता है कि अमर सिंह के द्वारा रचित अमर कोश किससे संबंधित है? ए है कविता, बी है कोश रचना, सी है युद्ध और डी है व्याकरण। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोश रचना। अमर सिंह के द्वारा रचित अमर कोश कोश रचना से संबंधित है, क्योंकि संस्कृत के कोशों में अमर कोश अति लोकप्रिय और प्रसिद्ध है और इसकी रचना अमर सिंह ने की थी। चलिए बात करें प्रश्न नंबर 6 की। और प्रश्न नंबर 6 कहता है कि कत्यो सर्ग किसके बारे में है? ए है विष्णु, बी है शिव, सी है महावीर और डी है गौतम बुद्ध। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध। कत्यो सर्ग जो है ये गौतम बुद्ध के बारे में थी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। और प्रश्न नंबर 7 कहता है कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यानी जिस प्रकार से मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ऐसा ही अर्थ सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है रंगपुर और ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है रोपड़, ऑप्शन डी है कालीबंगन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, लोथल। लोथल का अर्थ है शवों का स्थान, क्योंकि लोथ का अर्थ होता है शव, लोथ का अर्थ होता है शव और लोथल जो है इसमें आप समझ सकते हैं कि लोथ का अर्थ है शव और लोथल का भी अर्थ हो गया शवों का स्थान।
तो मोहनजोदाड़ो के समान अर्थ जो है वो लोथल का भी होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा। तो बी आपका सही जवाब होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। और प्रश्न नंबर 8 कहता है कि अशोक के द्विभाषी अभिलेखों में से कौन सी दो भाषाएं प्रयोग की गई है। ए कहता है कि ब्रह्मी और अरमाइका, और बी कहता है ब्रह्मी, अरमाइका और ग्रीक। वहीं पे सी कह है कि ब्रह्मी और चित्रलेख। सी जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि ब्रह्मी और चित्रलेख, और डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ब्रह्मी, अरमाइका और ग्रीक। देखिए, अशोक के प्राकृत शिलालेखों के लिए ब्रह्मी और खारोष्ठी लिपि तथा अन्य भाषा के जो शिलालेख हैं उसके लिए ग्रीक और अरमाइका लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ये तीनों ही जो भाषाएं हैं ये अशोक के अभिलेखों में पाई गई है, यानी ब्रह्मी, अरमाइका और ग्रीक भाषा। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। और प्रश्न नंबर 9 कहता है कि कनिष्क के राज्यकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। कनिष्क के राज्यकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। ए है प्रथम, बी है द्वितीय और सी है तृतीय, डी है चतुर्थ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। कनिष्क के राज्यकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी और ये 72 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। तो कनिष्क के राज्यकाल में जो बौद्ध संगति हुई थी वो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, और यह 72 ईस्वी में कुंडलवन यानी कश्मीर में हुई थी, और इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था वसुमित्र। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, जो कि आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 10 कहता है साथियों कि वैदिक काल का सबसे प्रमुख अनाज कौन सा था। वैदिक काल का सबसे प्रमुख अनाज कौन सा था। ए है गेहूं, बी है जौ, सी है चावल, डी है मक्का। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौ। वैदिक काल का जो सबसे प्रमुख खाद्यान्न जो था या जो अनाज था वो आपका था जौ। तो जौ आपका सही जवाब होगा। तो साथियों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। और आज की इस क्लास में हम लोगों ने प्राचीन भारत से संबंधित 10 और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात किया, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, मात्र 10 मिनट की इस वीडियो में आपको 10 प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।